अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रहमान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कैसे रहमान राजा साहब ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ एतराज़ात उठाए हैं। उन एतराज़ात के सामने आने के बाद कुछ दोस्तों ने असल हक़ाइक़ जानने के लिए मेरे साथ रब्ता किया। आमतौर पर इस तरह के सवालों के जवाब मैं फ़ेसबुक पोस्ट की शक्ल में लिख देता हूँ, लेकिन ये मौज़ू ऐसा था कि फ़ेसबुक की पोस्ट में सारी तफ़सीलात अच्छे तरीके से बयान न की जा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो की शक्ल में सारे हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए जाएँ। चूँकि हमारा आज का मौज़ू डॉक्टर अब्दुल सलाम के नोबेल प्राइज़ है, तो याद रहे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फ़िज़िक्स की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करने पर नोबेल इनाम से नवाज़ा गया था। उनके साथ इस इनाम में शेल्डिंग और वाइनबर्ग को भी हिस्सेदार बनाया गया। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फ़िज़िक्स का अब तक का सबसे बेहतरीन नज़रिया है और बहुत सारे साइंसदान इस पर काम कर रहे हैं। मैंने भी अपनी पीएचडी के दौरान और उसके बाद अब तक तकरीबन 15 साल इस मौजू को बहुत तफसील से पढ़ा। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहमान राजा साहब ने अपनी गुफ्तगू में किन नुकात पर बातचीत की। अपनी वीडियो के शुरू में उन्होंने कहा कि दो बुनियादी कुव्वतों की यकजाई इतनी बड़ी साइंसी दरियाफ्त है कि इस हकीकत को दरियाफ्त करने वालों को यकीनन नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ये नुकता बहुत अहम है और हम यही देखना चाहेंगे कि क्या डॉक्टर अब्दुल सलाम का काम राजा साहब के पेश करदा इस मेयार पर पूरा उतरता है कि नहीं। अपनी वीडियो के तीसरे मिनट में राजा साहब ने शेल्डन ग्लेशियो के 1961 में शाया होने वाले पेपर पर बात की कि कैसे ये पेपर इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की बुनियाद बना। फिर उन्होंने वाइनबर्ग के पेपर का जिक्र किया जो 1967 में शाया हुआ। राजा साहब कहते हैं कि ये वो दो बुनियादी पेपर से जिनकी बुनियाद पर 1979 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। मेरी नज़र में उनकी वीडियो की सबसे अहम गुफ्तगू 5 मिनट गुजरने के बाद शुरू होती है, जहां राजा साहब शेल्डन ग्लेशियो के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहते हैं कि शेल्डन ग्लेशियो के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल सलाम का 1964 में लिखा गया पेपर शेल्डन ग्लेशियो के पेपर का चरबा था। राजा साहब यहाँ चोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने शेल्डन ग्लेशियो का काम चोरी करके अपने नाम से शाया किया। वो कहते हैं कि किसी के काम का हवाला दिए बगैर इस काम को अपने पेपर में बयान करना प्लेजरिज्म है, और चूंकि डॉक्टर सलाम ने शेल्डन ग्लेशियो के काम का जिक्र अपने पेपर में नहीं किया था, चुनाचे ये इस बात की दलील है कि डॉक्टर सलाम का काम चोरी शुदा है। ये जानने के लिए कि डॉक्टर सलाम ने वाकई ग्लेशियो का काम चोरी किया था, हमें किसी लंबे चौड़े हवाला जात की जरूरत नहीं। हम दोनों पेपर्स का मुवाजना करके बड़ी आसानी से फैसला कर सकते हैं कि ग्लेशियो के डॉक्टर सलाम पर लगाए गए इल्जाम में कितनी सच्चाई है। वीडियो के 11 मिनट पर राजा साहब ने वाइनबर्ग और ग्लेशियो के तल्लुक पर बात करते हुए कहा कि वाइनबर्ग और ग्लेशियो का झगड़ा साइंसी नहीं बल्कि सियासी था। अपने इस नुक्ते की वजाहत वो वीडियो के अख्ताम पर ये कहते हुए करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम चूंकि सियासी तौर पर बहुत मुतहर्रिक थे, इसलिए वाइनबर्ग को ये यकीन था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल इनाम जीत जाएंगे। चुनांचा वाइनबर्ग ने डॉक्टर सलाम के साथ जुड़ने में ही आफियत जानी। फिर वीडियो में 15 मिनट पर राजा साहब कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम हर चीज़ पर पेपर शाया करते रहे, लेकिन वो मौजू जिस पर उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया यानी इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, इस मौजू पर उन्होंने कोई पेपर शाया नहीं किया। ये वो सीधा नुकात थे जिन पर राजा साहब ने अपनी वीडियो में गुफ्तगू की। इसके अलावा उन्होंने कुछ सियासी हरकियात पर बात की जो डॉक्टर अब्दुल सलाम के नोबेल इनाम जीतने का बायस बनी। राजा साहब ने ऊपर बयान किए गए नुकात के लिए जिन हवाला जात का जिक्र किया, इनमें एक शेल्डन ग्लेशियो का अपना इंटरव्यू है। अब ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ग्लेशियो इस मामले में चूंकि खुद एक फरीक है, तो क्या इनके बयानात को हवाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि राजा साहब की तरफ से उठाए गए ये नुकात किस हद तक दुरुस्त है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज दिया गया, क्या वो वाकई इसके हकदार थे, या फिर जैसा कि राजा साहब ने दावा किया, ये सिर्फ उनके सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने की वजह से था। शुरू करते हैं हम वाइनबर्ग के 1967 के पेपर से। इस पेपर में वाइनबर्ग ने हिग्स मैकेनिज्म का तस्वर इस्तेमाल करते हुए वीक न्यूक्लियर फोर्स के क्वांटा यानी डब्ल्यू और जी बोसोन की कमियत का हिसाब पेश किया। उन्होंने बताया कि वीक वेक्टर बोसोन्स यानी वीक फोर्स के पैगाम रसाज़ ज़रात की कमियत किस तरह मालूम की जा सकती है।
इस पेपर में वाइनबर्ग लिखते हैं कि उनके काम से मिलता जुलता काम शेल्डन ग्लेशो भी कर चुके हैं, लेकिन ग्लेशो के काम में फ्ला शकल मौजूद हैं, जिनकी वजह से उनका पेश किया गया मॉडल ग्लेशो के मॉडल से बेहतर है। आगे जाकर हम तफसील से देखेंगे कि शेल्डन ग्लेशो के काम में क्या कमी थी, जिसकी तरफ वाइनबर्ग ने इशारा किया, और इस कमी को किस तरह और किसके काम ने दूर किया। इस पेपर की एक अहम चीज सिफर कमियत वाले गोल्डस्टोन बोसॉन्स का जिक्र है, जिसका तस्वर गोल्डस्टोन, अब्दुल सलाम और वाइनबर्ग ने 1962 में लिखे गए एक पेपर में दिया। ये गोल्डस्टोन बोसॉन्स वीक फोर्स के पैगाम साजरात की कमियत हासिल करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर हम इस 1962 वाले पेपर पर नजर दौड़ाएं तो हमें एक और पेपर का जिक्र नजर आता है जो अब्दुल सलाम और वार्ड ने मिलकर लिखा था। अब्दुल सलाम और वार्ड का ये पेपर सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल है, जिसमें एक असूल मुतारिफ कराया गया है जिसे डेल्टा आई इक्वल हाफ रूल कहते हैं। इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन में इस असूल की अहमियत अपनी जगह, लेकिन यहाँ इस पेपर को दिखाने का मकसद एक बहुत अहम नुक्ते की निशानदेही है। अगर आप इस पेपर की तारीख पर गौर करें तो ये पेपर 20 सितंबर 1960 को जरीदे में अशात के लिए भेजा गया, जो कि बाद में 15 अक्टूबर 1960 को शाया हुआ। इस पेपर में अब्दुल सलाम लिखते हैं कि डिटेल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ कपलिंग कांस्टेंट्स एंड सिमेट्री प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन अबव आइडियाज विल बी पब्लिश्ड एल्सवेयर, यानी इस पेपर में दिए गए तस्वुरात की बुनियाद पर कायम किए गए नजरिया की तफसीलात वो किसी और जगह पर शाया करेंगे। ये नुकता बहुत अहम है, इसे एक बार फिर पढ़ लें और साथ ही इस पेपर के शाया होने की तारीख नोट फरमा लें। अब हम आते हैं शेल्डन ग्लेशो के इस पेपर की तरफ जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अगर आप इस पेपर की तारीख पर गौर करें तो ये पेपर जरीदे में 9 सितंबर 1960 को भेजा गया, जो कि 1961 में शाया हुआ। अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपना पेपर 20 सितंबर को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपना नजरिया जल्द ही शाया करने वाले हैं। इन दोनों पेपर्स के दरमियान सिर्फ 10-11 दिन का वक्फा है, जिससे एक बात साफ तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि शेल्डन ग्लेशो और डॉक्टर अब्दुल सलाम दोनों इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन के तस्वर पर एक ही वक्त में काम कर रहे थे, और ये कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन के लिए ग्लेशो और डॉक्टर सलाम में मुकाबला चल रहा था। इस गुफ्तगू से आप ये भी समझ चुके होंगे कि डॉक्टर सलाम के पेपर्स की एक पूरी लड़ी है जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की तश्कील में इस्तेमाल की गई। चुनांचे ये कहना कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन के नजरिया पर कोई काम नहीं किया या शेल्डन ग्लेशो के काम को चोरी किया, एक इंतहाई लाख बात है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, डॉक्टर अब्दुल सलाम पर शेल्डन ग्लेशो की तरफ से लगाया गया चोरी का इल्जाम इंतहाई गलत और दरोगोई पर मुश्तमिल बयान है। अगर आपको अभी तक इस चीज पर यकीन नहीं आया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। आगे हम बहुत तफसील के साथ देखेंगे कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन का सफर किन किन राहों से होता हुआ अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुंचा, और इस सफर में किसने कितना किरदार अदा किया। काबिल इजमेरी का शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर एक हादसा के पजीर होने में लंबे अरसे के अवामल अपना किरदार अदा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब तक का सबसे बेहतरीन साइंसी नजरिया एक आध साइंसदान या एक आध साल का मरहून मन्नत है? इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन का तस्वर एक पेचीदा तस्वर है जिस पर कई साइंसदानों ने मिलकर काम किया। इस बारे में जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो एनरिको फर्मी का है, जिन्होंने 1934 में पहली बार इस यकजाई की बात की। फिर सबसे काबिल जिक्र नाम जिस पर ग्लेशो और अब्दुल सलाम दोनों मुतफिक हैं, श्विंगर का है। हमारे मौजू के तनाजुर में जो सबसे पहला काम इस बारे में सामने आता है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम और वार्ड का 1958 में लिखा गया एक पेपर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। डॉक्टर अब्दुल सलाम और वार्ड ने 3 दिसंबर 1958 को वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन नामी एक पेपर नोवो सीमेंतो में भेजा, जो 16 फरवरी 1959 को शाया हुआ। इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन की तरफ पहला संजीदा कदम इसी पेपर में उठाया गया, जहां डॉक्टर अब्दुल सलाम और वार्ड ने 3 ऐसे ज़रात की बात की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
और वीक कुव्वत के पैगाम रसां ज़रात हो सकते हैं। वो इस पेपर के खुलासे में लिखते हैं कि The postulate of local connection in a charged space leads to the introduction of three spin-one fields. One of these can be identified with the electromagnetic field, and the other two can be shown to mediate all known weak interactions, thus unifying these interactions with electromagnetism. इस पेपर के तारीख नोट फरमाएं कि ये पेपर 1958 में शाया किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरैक्शन की यकजाई की बात की गई है। राजा साहब ने शेल्डन ग्लेशियर के इंटरव्यू को हवाला देते हुए कहा था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने शेल्डन ग्लेशियर का काम चोरी किया, क्योंकि उन्होंने अपने 1964 के पेपर में ग्लेशियर के काम का हवाला नहीं दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम 1958 में शाया होने वाले पेपर में क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन के तस्वर का क्रेडिट श्विंगर को जाता है, और ना सिर्फ ये कि वो श्विंगर को इस यूनिफिकेशन के तस्वर के आगाज का क्रेडिट दे रहे हैं, बल्कि वो इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूलते कि ग्लेशियर उनके साथ अपनी निजी गुफ्तगू में उन तस्वुरात पर बात कर चुका है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स को यूनिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 1964 के अपने पेपर में ग्लेशियर के काम का जिक्र नहीं किया, तो वो अपने 1958 के पेपर में उस गुफ्तगू का भी जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने ग्लेशियर के साथ निजी तौर पर की। अब हम आते हैं शेल्डन ग्लेशियर के पेपर की तरफ, जिस पर उन्हें नोबेल इनाम दिया गया। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन के लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 3 वेक्टर बोसॉन्स की बात की थी। शेल्डन ग्लेशियर ने इसी तस्वर को आगे बढ़ाते हुए अपने इस पेपर में ये बताया कि इस काम के लिए 3 वेक्टर बोसॉन्स नाकाफी रहेंगे और हमें कम से कम 4 वेक्टर बोसॉन्स की ज़रूरत है, जिनमें से एक फोटॉन होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की पैगाम रसानी का काम सर अंजाम देगा, और 3 वेक्टर बोसॉन्स वीक फोर्स के पैगाम रसा ज़रात होंगे, जिनमें से 2 पर चार्ज होगा और एक बगैर चार्ज के होगा। अगरचे इस पेपर में ग्लेशियर ने 4 ज़रात का जिक्र किया, यानी अब्दुल सलाम के पेश करदा 3 ज़रात के अलावा एक नए ज़र्रे की मौजूदगी की बात की, लेकिन इस मकसद के लिए उन्होंने जिस रियाजी का इस्तेमाल किया वो दुरुस्त नहीं था। जो लोग इस शोबे को जानते हैं वो इस आसानी से मेरी बात समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग ग्रुप थ्योरी से वाकिफ नहीं, उन्हें शायद ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आए। खैर, ग्लेशियर ने अपने पेपर में ये कहा कि वीक फोर्स के ये नज़रात एक ट्रिपलेट की शक्ल में तामलात में हिस्सा लेते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। अगर हम इन ज़रात को ट्रिपलेट की शक्ल में रखें तो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन जिस तरह से तजर्बात में साबित हुई है वो हासिल नहीं की जा सकती। फिर सुनिए, अगर वीक फोर्स के पैगाम रसा ज़रात को ट्रिपलेट कन्फिग्रेशन में रखा जाए तो इस नज़रिए की पेशगोइयाँ तजर्बात की कसौटी पर पूरा नहीं उतरेंगी। ये तो हम पहले देख चुके कि डॉक्टर अब्दुल सलाम इलेक्ट्रोवीक नज़रिए पर कई साल से काम कर रहे थे। अपने 1964 के पेपर में उन्होंने एक बहुत बेहतरीन आइडिया मुतारफ करवाया। याद रहे ये उसी पेपर की बात हो रही है जिसे राजा साहब ने चोरी शुदा काम कहा था। इस आइडिया की सबसे बेहतरीन चीज इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के ग्रुप स्ट्रक्चर की सही निशानदेही थी। उन्होंने ग्लेशियर का जिक्र किए बगैर ये बताया कि अगर हम ज़रात को ट्रिपलेट में रखते हैं तो किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये पेशगोई की कि ये ज़रात ट्रिपलेट की बजाय ग्रुप डबलेट में रखे जाने चाहिए। ये वो ब्रिलियंट आइडिया था जिसने इलेक्ट्रोवीक तामलात की पेशगोई बेहतरीन अंदाज से की। ये पेशगोई अब तक हजारों तजर्बात में सही साबित हो चुकी है। इसके अलावा इस पेपर में उन्होंने नए स्पिन वन ज़रात के तामलात और उन पर मौजूद चार्ज की वजाहत की। ये वो चीज़ है जिसका डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपने 1960 वाले पेपर में जिक्र किया था। डॉक्टर अब्दुल सलाम के इस पेपर के 3 साल बाद वाइनबर्ग ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के तस्वर को इस्तेमाल करते हुए ज़रात को ग्रुप डबलेट्स में रखा और हिग्स मैकेनिज्म का तस्वर इस्तेमाल करते हुए वीक कुव्वत के पैगाम रसा ज़रात की कैमियत मालूम की। यहाँ तस्वीर में फाई हिग्स डबलेट को जाहिर कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रिनो के साथ एक अलहदा डबलेट में रखा गया है।
डॉक्टर अब्दुल सलाम के तजवीज़ करदा ग्रुप स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए वाइनबर्ग ने बेहतरीन तरीके से स्पिन ज़रात की कमियत मालूम की, जबकि ग्लेशो ने जिस रियाजी का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल भी ठीक पेशगोई करने के काबिल नहीं था। वाइनबर्ग अपने पेपर में इस चीज़ का जिक्र ऐसे करते हैं कि A model similar to ours was discussed by Sheldon Glashow. The chief difference is that Glashow introduces symmetry breaking terms into the Lagrangian and therefore gets less definite predictions. यहाँ वाइनबर्ग ने शाइस्की का मुजाहरा करते हुए लेस डेफिनेट प्रेडिक्शंस के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जबकि हकीकत ये है कि ग्लेशो का पेपर इस काबिल नहीं था कि इन ज़रात की कमियत की पेशगोई कर सके। अगर आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के 1964 के पेपर में नया क्या था, तो ये कहना गलत ना होगा कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन की रीढ़ की हड्डी यही पेपर था। राजा साहब के दावे के बरक्स कि ये काम ग्लेशो के काम का चरबा था। अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम का ये पेपर ना होता तो ग्लेशो के पेपर की कोई अहमियत बाकी ना बचती। यहाँ आप इस बात को समझना शुरू हो चुके होंगे कि वाइनबर्ग का झुकाव शेल्डन ग्लेशो की बजाय डॉक्टर अब्दुल सलाम की जानिब क्यों था। राजा साहब के बयान किए गए दावों के बरक्स वाइनबर्ग डॉक्टर अब्दुल सलाम के काम की अहमियत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे और ये भी जानते थे कि ग्लेशो के काम में क्या क्या नुकाइस मौजूद हैं। क्या ये सब जानने के बावजूद वो ग्लेशो को डॉक्टर अब्दुल सलाम पर तरजीह दे सकते थे? ग्लेशो की इस जमन में सिर्फ एक पेशगोई ठीक थी कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन के लिए अब्दुल सलाम के पेश करदा 3 की बजाय 4 ज़रात की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रात तामुलात में कैसे हिस्सा लेंगे और इनकी कमियत किस तरह मालूम की जा सकती है, ये जानना डॉक्टर अब्दुल सलाम के पेपर के बगैर मुमकिन नहीं था। ये वो टेक्निकल बातें थी जिनके बगैर इस मौजू को समझना मुमकिन ना होता। राजा साहब की तरफ से की गई दूसरी बातें, जिसमें उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम सियासी तौर पर सरगर्म थे, इसलिए उन्हें इस इनाम से नवाजा गया, या ये कि वाइनबर्ग ने भी डॉक्टर अब्दुल सलाम का साथ इस वजह से दिया क्योंकि वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के सियासी असर रसूख से मुतासिर था। इन सब बातों का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन जाते जाते एक दो सवाल जरूर करूंगा कि क्या जंग जैसे पसमानदा जिले में पैदा होने वाला एक बच्चा अक़वाम मुत्तहिदा और इटली जैसे मुल्क को मजबूर कर सकता है कि वो उसे एक अदारा बनाने के लिए ना सिर्फ फंडिंग मुहैया करे बल्कि फिर इस फंडिंग के गलत इस्तेमाल की इजाज़त भी दे। एक और सवाल ये कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान जो खुद नोबेल इनाम याफ्ता हैं या नोबेल कमेटी के रुकन हैं, क्या वो इतने नदीदे हैं कि उन्हें एक खाने पर मदऊ करने या जहाज की टिकट मुहैया करने पर वो आपको नोबेल इनाम दिलाने पर राजी हो जाएंगे? अब तक की गुफ्तगू से ये बात आप मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे कि राजा साहब की वीडियो में पेश किए गए एतराज़ात या इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। उस नज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि राजा साहब चूंकि पार्टिकल फिजिसिस्ट नहीं हैं, चुनाचा शायद वो इस काम की तकनीकी तफसीलात से वाकिफ नहीं थे। इस वीडियो में पेश किए गए हवालाजात और हकायक के बाद उम्मीद है कि शेल्डन ग्लेशो के इंटरव्यू और उसके इल्ज़ामात की हकीकत खुलकर वाज़ेह हो गई होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।